ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन, मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मौजूद हैं नमित जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। लगभग 6 एग्जिट पोल हम सभी के सामने आ चुके हैं, नतीजे हालांकि 4 जून को आने हैं, लेकिन एवरेज बेसिस पे अगर देखा जाए 6 एग्जिट पोल की अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 350 क्रॉस करती हुई एनडीए गवर्नमेंट दिखाई दे रही। देखो भारती, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं मान के चलते हैं कि एग्जिट पोल अपनी जगह पर सही निकलेंगे जी। अब अगर इसका विश्लेषण हम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 350 के पार क्यों जा रही है, तो दो चीजों को आपको देखना होगा। एक, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। तो जब भी किसी टारगेट को अचीव करने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात आपको माननी पड़ेगी कि वो चुनाव लड़ने में महारत उनको हासिल है। तो जो 400 पार का नारा दिया गया था, उसका देने का मकसद ही ये था कि 400 पार नारा देने के बाद में सत्ता हर हालत में हमारे हाथ में होगी। 400 सीटें आए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का भी एक बूस्टर डोज हो सकता है। हाँ, वही मैंने कहा, इनको सबको वही मैं कह रहा हूं, स्ट्रेटेजिक एक इनकी प्लानिंग। हाँ, वही कि 400 पार का जैसे नारा आपने दिया, इसका मतलब है एक जो नैरेटिव सेट करने का जो एक मेथड होता है, वो आपने मेथड आपने सेट कर दिया। दूसरा, जो विपक्षी दल है उनको भुचक्का कर देना कि भाई 400 पार की बात कर रहे हैं तो हमको अब संघर्ष करके अपने आप को बचाना है, जहां पर हम पिछली बार थे वहां तक कम से कम लेकर आना है। तो ये पहला कदम भारतीय जनता पार्टी का था जी। दूसरा जो था वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा 2019 में किया, एक बार फिर से उन्होंने जो विपक्ष में खामियां थी उन खामियों को उन्होंने उठाया। और सबसे बड़ी खामी ये थी कि विपक्ष के पास कोई लीडर नहीं है, नेता नहीं है जिसको दूल्हा बोलते हैं। तो एक तरह से उन्होंने बता दिया कि अगर मान लीजिए ये कहीं सत्ता में आ भी जाते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, तो फिर इनका लीडर कौन होगा। दूसरा, उन्होंने नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद चूंकि लीडर नहीं होगा तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, मारकाट मचेगी। और यह भी कहा गया कि 1-1 साल के लिए फिर प्रधानमंत्री चुना जाएगा। क्योंकि देश की जो जनता है वो वापस से उस तरह का माहौल नहीं चाहती। वो चाहती कि कम से कम गवर्नमेंट स्टेबल हो। जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो उसके बाद में नीतियां बनती है, औद्योगिक परिवेश ठीक होता है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है, बाकी चीजों की भी संभावनाएं होती है। तो उन्होंने जो विपक्ष की ये खामी थी उन्होंने इसको उजागर किया। उसके बाद चूंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ती जहां से कि उसको खामी रहे या उसका वोट फिसक जाए। उसके बाद जो अदर मुद्दे थे, बाकी मुद्दे थे, वो उन्होंने उठाए। जैसे राम मंदिर है, तो राम मंदिर एन चुनाव के पहले भगवान राम की मूर्ति की वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो उठाया। सनातन का मुद्दा उठाया। और इसके बाद जो विपक्ष के पास रोजगार को लेकर के जो घेरने की उनकी प्लानिंग थी, जो महंगाई को लेकर घेरने की प्लानिंग थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, ये जो एक नैरेटिव सेट किया, तो इससे पूरी तरीके से एक तरह से विपक्ष को घेरने का काम किया। और विपक्ष जो जो हथियार लेकर आया था उसको खत्म करने का काम भी किया। तो ये सारी चीजें जब नैरेटिव बना तो उनसे आप कह सकते हैं कि 400 पार का जो नारा दिया है, तो उसके बाद में 350 पार होना या 300 पार होना, वो एक बहुत आसान सा काम उनके लिए हो गया। और इन सब में खास बात यह कि देखिए, आप 350 जीते, आप 300 जीते, 325 जीते, आप कितनी भी जीते, असली बात है कि सत्ता के लिए आपको 272 का आंकड़ा चाहिए। देखिए 272 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर ये एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो लोकतंत्र के लिए जैसे कहा जाता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो यहां पर पिछले वाले चुनाव जैसा परिणाम सामने आ रहा है, विपक्ष विहीन यहां पर अगर संसद चलेगी, तो क्या लगता है आपको ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी परिपाटी या परंपरा रहेगी, या फिर सत्ता में बैठी पार्टी को खींच करके रखने के लिए, जनता से जोड़कर रखने के लिए, जनता के मुद्दों पर ध्यान रखने के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से एक चीज उन्होंने सुनिश्चित की है कि विपक्ष भले ही मजबूत हो, लेकिन विपक्ष मजबूत होना नहीं चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम काम किए हैं। उन्होंने, आप अच्छा माने आप इसको बुरा माने, ये उनकी एक रणनीति है। और मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कम मानता हूं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति ज्यादा मानता हूं। उन्होंने लगातार जो राज्य सरकार है उनको भी कमजोर किया, जो विपक्षी दल हैं उनको भी कमजोर किया, विपक्षी दलों को दो फाड़ किया, उनके विधायकों को इधर से उधर किया, एमएलए को इधर से उधर किया, एमपी को उधर से उधर किया। तो दरअसल जिस तरह की रणनीति पर चल रहे हैं उसके अंदर उन्होंने ये भी पूरी प्लानिंग किया कि विपक्ष को इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। अब ये विपक्ष की कमजोरी है,
विपक्ष इस बात को समझ नहीं पाया कि जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, जिस तरीके से दलों में टूट हो रही है, दल के जो लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। अब इसको भारतीय जनता पार्टी ये नाम देती है कि दलों में चूंकि कोई संभावना उनको नजर नहीं आती है तो छोड़कर चले जाते हैं। विघटन इसलिए होता है कि वहां पर उनको संभावना नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कंफर्टेबल है तो विघटन हो जाता है, वो अपना कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की विशेष रूप से 2014 और 2019 के बाद खासतौर से ये पूरी प्लानिंग रही है कि जो विपक्ष है वो इतना सशक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए कहीं से भी शुभ नहीं है। लोकतंत्र के लिए विपक्ष सशक्त होना चाहिए। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष आवाज उठा सके, ऐसा विपक्ष होना चाहिए। लेकिन वहां जहां पर उन्होंने प्लानिंग की वहां विपक्ष की भी ड्यूटी बनती है कि जो सरकार की खामियां थी उनको वो उस तरीके से उठाते, जनता की आवाज बनते, जनता के दिलों तक जाते, तो शायद आज आपको हमें एक कमजोर विपक्ष की भूमिका देखने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ता। बिल्कुल। नमित जी से मैं सवाल करना चाहूंगा। नमित जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। नमित जी, हालांकि जो एग्जिट पोल हैं वो 4 जून को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने आपके खेमे में खुशियां ला दी है, खुशी का संचार आपके खेमे में है। अब ये खुशियां 4 जून तक टिकती हैं या 4 जून से पूरे 5 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होती है या फिर इनको झटका लगता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें 350 के आसपास कोई भी एग्जिट पोल 400 पार का जो आपका नारा है उस पर आपको जाते हुए नहीं दिखा रहा है, तो क्या 350 आपकी सीटें आ रही हैं इसे आपकी जीत मानेंगे या फिर 400 पार का जो नारा दिया था उसकी हार मानेंगे? जी, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को जय श्री राम। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं ये आज नहीं लिखा गया एग्जिट पोल, ये पूर्व में लिखा गया था। जो 10 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, जो इतिहास उन्होंने रचा है, वो उनके कामों पर ये जीत आ रही है। और जो 400 पार की हम बात कर रहे थे वो दिख रहा है, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए पिछले 3 एग्जिट 400 पार तो एक भी एग्जिट पोल नहीं दे रहा आपको। जी, पहले 2014 में भी हमने इतनी सीटें नहीं दी थी एग्जिट पोल ने, 2019 में भी इतनी नहीं दी थी, उससे ज्यादा आई है। अभी तो विपक्ष इस पे भी सवाल उठाएगा कि 350 के पार भी जो बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंडी गठबंधन की बैठक हुई है, 295 का दावा किया गया है। खड़गे ने कहा है कि हमारी 295 सीटें आ रही हैं और मोदी प्लस और मोदी सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। तो वो तो ये भी जो आप 350 की बात करें उस पर भी सवाल या निशान लगाने वाले हैं। और आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो 400 पार नहीं दिखा रहे, अभी इनमें और इंक्रीज होने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कह रहा हूं मैं। और खड़गे जी का तो दर्द समझ में आता है, अंदर जो कमरे में बात हुई है वो किसी को पता नहीं है। ये मीटिंग आज के परिणाम पर नहीं थी, ये मीटिंग थी कि 4 जून के बाद हम क्या करेंगे। 2 जून को केजरीवाल जी अंदर जा रहे हैं और 4 जून से पहले राहुल गांधी जी बाहर जा रहे हैं, और बाकी कौन संभालेगा। हम आपस में लड़ना नहीं है, जो जेल जाए उसको बचाना है, सबको मिलकर लड़ना है। तो ये मीटिंग थी आज। मीटिंग ये नहीं थी, इनको परिणाम पता है, पहले से पता है। इंडी गठबंधन को ये मिलकर लड़े कहाँ, सब अलग अलग लड़े। अखिलेश जी ने राहुल जी को सीट नहीं दी और उधर ममता जी ने उनको नहीं दी, ममता जी आज बैठक में नहीं आई, तो ये तो लड़े ही नहीं। और इनका तो एक ही उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार नहीं जाने देना। कभी भी किसी भी नेता का स्टेटमेंट ये नहीं था कि हम सरकार बना रहे हैं, ये कभी भी नहीं रहा उनका। उनका एक ही लक्ष्य था कि हमको 400 पार रोकना है। नहीं, ये तो राहुल गांधी ने बयान दिया है कि मोदी सत्ता से बाहर हो रहे हैं, 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली, ये तो दावे किए गए, टॉप लीडर्स ने तो सबने दावे किए। जी, राहुल गांधी जी की व्यथा सबको समझ में आती है, पूरा देश देख रहा है। 4 जून को जो बात बोल रहे हैं हम कि वो इटली चले जाएंगे या जहां भी जाएंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आज जो इन्होंने कहा, कांग्रेस का सुबह स्टेटमेंट आया इंडी गठबंधन का कि हम किसी भी टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे आज। तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल का जब रिजल्ट आता था उससे पहले जो बच्चा फेल होने वाला होता था, उसको पता था शायद मैं फेल होऊंगा, तो नानी घर चला जाता था कि उसकी पिटाई भी नहीं होगी, सुताई भी नहीं होगी, दोनों से बच जाएंगे। वैसा ही आज इन्होंने किया, किसी भी टीवी चैनल पर जाने से मना कर दिया। नहीं, लेकिन बाद में फैसला पलट दिया गया है, बैठक हुई है, बैठक के बाद में तय कर लिया गया है कि अब जितने भी विपक्षी गठबंधन के घटक दल हैं उनके प्रवक्ता जाएंगे टीवी डिबेट में, जाकर के वहां पर अपनी बात रखेंगे। एक तरफा नहीं रहेगा, आपको अकेले को बोलने का मौका नहीं मिलने वाला। यहां भी अभी कांग्रेस प्रवक्ता पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, अब तो अब आ गया इनका कि लग रहा है कि जब देश बिल्कुल पूरी तरह नकार दिया हमको और अगर हम नहीं जाएंगे तो देशवासी क्या सोचेंगे। और अच्छी बात है, टीवी डिबेट या कोई भी चर्चा, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई भी सदन हो, हमेशा विपक्ष होना चाहिए और सदन में चर्चा पूरी तरह से होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर बार किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आज एग्जिट पोल आए हैं
इसके बाद जो अभी तक बड़े नेताओं के केवल खड़गे जी का स्टेटमेंट आया है, राहुल गांधी जी का बयान है, दीदी जी का बयान है, इसके अलावा जो इनके गठबंधन के साथी थे अखिलेश बाबू, उनका बयान है, ये इनके मरोड़ जो चालू होने वाली है, आप देखिए 2 दिन इनका कैसे निकलेगा। ये एग्जिट पोल आज गलत आया, इनको 3 जून को आना चाहिए था, कम से कम 2 रात और अच्छे से सो पाते। उनको जो सपने आएंगे आज रात को बुरे बुरे सपने के नहीं आएंगे, क्योंकि सो पाएंगे तो सपने आएंगे, लेकिन ये जो आज जो हुआ है वो वाकई में उनको बहुत निराशात लगी है। और भारतीय जनता पार्टी को तो पहले से पता था कि इतनी सीटें हम आ रहे हैं और इससे ज्यादा आ रहे हैं। जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है 400 पार की, वो 400 पार आएगा। 4 जून को हिंदुस्तान फिर से एक स्वर्णिम इतिहास लिखेगा। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। जी, ये 4 जून को देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ किसकी सरकार बनने जा रही है। अगला सवाल मेरा योगेंद्र जी से है। जैसे योगेंद्र जी, आप पहले कह रहे थे कि ये जो मुद्दे हैं, जैसे सनातन धर्म को लेकर एक मुद्दा बनाया गया, राम मंदिर को लेकर मुद्दा बनाया है, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्या वास्तव में लोकतंत्र में इस तरह के मुद्दे होने चाहिए? क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए कि रोजगार की कमी है? क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है? मतलब ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या कि हम धर्म और मंदिर को भी मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हकीकत में मुद्दे वो होने चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि जब राजनीतिक दल नहीं चाहते, और खासतौर से वो राजनीतिक दल नहीं चाहता जिसकी सबसे बड़ी जवाबदेही है, तो फिर ये जनता को समझने की बात है कि जनता उनकी बातों में आती है कि नहीं आती है। दरअसल इस पूरे चुनाव में अगर आप देखेंगे तो जनता से जुड़े मुद्दों पर तो बात की ही नहीं गई। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को होना तो ये चाहिए था कि जो 10 साल का जो उनका लेखा जोखा है वो उनको देना चाहिए था। रोजगार कितने पैदा हुए, महंगाई का क्या हाल है, और 2014 में जिन वादों को कर सत्ता में आए थे, बेसिकली वहां से शुरुआत होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने शुरू में आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव गढ़ने और चीजों को बदलने में उसको महारत हासिल है चुनाव के अंदर। 2014 में जो मुद्दा था महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, 2019 में आते आते वो खत्म हो गया। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। 2024 आते आते मुद्दा भी खत्म हो गया। अब 2024 में जो मुद्दे गढ़े गए वो सनातन, हिंदू धर्म, राम मंदिर, ये प्रख्यात गढ़े गए। उसके बाद आपने एक चीज और नोट की कि हर चुनाव के अंदर, हर जो इनका जो अलग अलग दिनों में मतदान था, हर चरण के अंदर मुद्दा बदलता चला गया। देश में कभी भी देखिए मटन तो क्या ये सोची समझी रणनीति थी बीजेपी की, मोदी की, और उस रणनीति में सफल होते हुए ये नजर आ रहे हैं? जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने बाइकाट किया और उसी को बीजेपी ने, एनडीए ने मुद्दा बनाया कि राम मंदिर का बहिष्कार कर दिया है। चुनावी मुद्दे में कई बार सभाओं में देखा गया, से भुनाया भी है। बिल्कुल, बीजेपी ने हर मुद्दे को भुनाया है। जिस प्रकार से मोदी के परिवार को लेकर के कमेंट कर दिया गया, तो सबके ट्विटर पर मैं भी मोदी का परिवार, ये एक मुहिम चलाई गई। पिछले चुनाव में देखिए, मैं भी चौकीदार एक शब्द निकाला विपक्ष ने, और विपक्ष ने जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया उसी को बीजेपी ने उठा करके और रिवर्स में विपक्ष को उससे निशाना बना लिया। वैसे ही परिवार पर जैसे ही हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में एक मुहिम चला दी गई। जितने भी जो नेता थे, टॉप लीडर, सभी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, सब पे मैं भी मोदी का परिवार, ये एक मुहिम चलाई, ट्विटर पे ट्रेंड किया था। बिल्कुल। तो ये एक जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी की कि जो अस्त्र शस्त्र विपक्ष चला रहा है उसी से ही उसी पर वार करना है, तो क्या इसका भी एडवांटेज मिला है उनको? बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव अपने तरीके से गढ़ती है और विपक्ष जो गलतियां करता है उसको हथियार बनाकर उन्हीं पर वार करती है। जैसा पहले हुआ कि मैं भी चौकीदार, वो कैंपेनिंग चलाया गया, इस बार मोदी का परिवार। अब दूसरी बात, ये जो विपक्ष है वो खुद भी मुझे लगता है कई बार हेड विकेट होने की तैयारी करता है। जैसे जो कांग्रेस के लीडर हैं सैम पित्रोदा जी, उन्होंने उठाकर के विरासत टैक्स का मुद्दा उठा दिया जी। अब समझ के बाहर ये बात है कि इस मोमेंट पर जब चुनाव हो रहे हैं, इनके नेताओं को क्या हो जाता है जब इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा था गुजरात के अंदर कि तब उन्होंने एक चाय वाले को गाली दी थी, उसको अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये समझ के बाहर है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको चुनाव के समय ऐसा कौन सा मंत्र उनके अंदर आता है, कौन सा भाव उनके अंदर आता है जो इस तरीके से अटैक करता है, जब उनको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से क्या होने वाला है। दूसरे, मैं कांग्रेस की कमजोरी मानता हूं, विपक्ष की कमजोरी मानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी अगला कदम क्या उठाने वाली है इसका शायद सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए आप जी। कन्याकुमारी में मोदी ध्यान करने गए जी, वो शायद कांग्रेस वालों को विपक्ष को नहीं पता था कि अगर ये उस पर सवाल उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पलट के वार करेगी सनातन के ऊपर।
कि चूंकि एक देश का प्रधानमंत्री हिंदू होने के नाते हिंदू धर्म स्थल पर योग करने या ध्यान करने जा रहा है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर कोई नेता इसकी जगह पर मस्जिद में जाता तो इनको बर्दाश्त होता, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाए, फिर सवाल उठाने शुरू किए। और मुझे लगता है हर एक्शन पे रिएक्शन देना भी जरूरी नहीं है। वही मैंने कहा। जैसे एक सीए आया था, तो सीए पे मैंने खुद ने भी कई बार जब इन नेताओं से बात हुई यही कहा, सीए लाने का एकमात्र मकसद ये है कि आप उस पर रिएक्ट करें। जब आप रिएक्ट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको हिंदू विरोधी बना करके पेश करेगी। अगर सीए आता है तो आप कह दीजिए ठीक है सरकार का फैसला, आप साइलेंट हो जाइए। भाई अगर आप साइलेंट हो गए इस मुद्दे के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करेगी कैसे? उसका हथियार भोतरा हो जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो विपक्ष के दल के नेता हैं वो इस छोटी सी बात को नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी कंकर फेंकती है, उस कंकर पर रिएक्ट करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा बवंडर बनाकर उसको पेश करती है। और उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान भारतीय होता है कि जो असली मुद्दे हैं जिसके हमने शुरू में बात की, गौण हो जाते हैं। वो गौण हो जाते हैं। हम रोजगार की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, हम शिक्षा की बात नहीं करते, हम स्वास्थ्य की बात नहीं चुनाव में करते। देखा गया योगेंद्र जी, आरक्षण को लेकर के भी मुद्दा बना दिया गया। जैसे विपक्ष ने घेरना चाहा कि मोदी है तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, पूरे देश में आरक्षण को ही मिटा देंगे, जड़ा मूल से पूरा आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन बीजेपी ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। जैसे ही बीजेपी को घेरने की कोशिश विपक्ष ने की, बीजेपी ने उल्टा घेरना शुरू कर दिया कि ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को छीन करके मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, मुसलमानों को हम किसी भी कीमत पर आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देंगे। ये तमाम जो आरक्षण की बात थी जिसमें गिरती हुई सरकार नजर आ रही थी, मोदी सरकार गिरती हुई नजर आ रही थी, जिसमें विपक्ष घेरना चाह रहा था लेकिन वो घेर नहीं पाया और वहां पर उल्टा सत्ता पक्ष ने विपक्ष के ऊपर ही एक उल्टा प्रहार कर दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर के? वही मैं आपको कह रहा हूं कि विपक्ष की जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को पढ़ने में और रिएक्ट करने में असमर्थ है। मुझे आश्चर्य होता है कि उनको ये समझ में क्यों नहीं आता कि अगर हम कोई बात कहेंगे उसका भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रिएक्शन करने वाली है। और यही आरक्षण के अंदर हुआ। आरक्षण का जो वार उन्होंने कांग्रेस में फेंका था, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर फेंका था, कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको दुगनी ताकत से उन्हीं के ऊपर फेंक दिया। तो ये इनकी जो कमजोरी है ना, आज जो हम देख रहे हैं, देखिए 350 होंगे, 400 होंगे, 300 होंगे, 272 होंगे, ये हमें 4 जून का एग्जैक्टली पता लगेगा। लेकिन हम आज मान के चलते हैं कि 350 आ रही है, तो आज जो 350 का नतीजा वो इसी का परिणाम है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, तो यहां पर एक सवाल लाजमी बनता है कि अगर 400 पार अभी भी आशावादी हैं, जो मुझे नहीं लगता कि 400 पार जाएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल जो चल रहे हैं वो एग्जिट पोल मुझे लगता है कि जो सर्वाधिक परिणाम हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त उसके आसपास चल रहे हैं। मुझे भी कहीं न कहीं योगेंद्र जी ऐसा लगता है। अभी कुछ देर पहले फोनों पे कनेक्ट थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी भी कनेक्ट थे। उन्होंने भी इस बात का, मैंने सवाल उनसे किया कि 400 पार का जो आपने नारा दिया था वो तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने भी कहा कि हमारा ये टारगेट था और टारगेट लेकर के हम चल रहे थे, टारगेट हमारा बड़ा रहेगा तो हम लक्ष्य को आसानी से अचीव कर लेंगे। तो ये 350 के पार भी हम पहुंच रहे हैं तो हमारी जीत है। तो कुल मिलाकर के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश रहे, जुनून रहे कि जो बातें की जा रही है सत्ता परिवर्तन की, जो बातें की जा रही है कि एनडीए पिछड़ रही है, मोदी सरकार जा रही है, इसके कोसों दूर विपक्ष को रख दिया जाए कि हम तो 400 पार हैं। आप हारने की बात कर रहे हो, हम तो 400 पार की बात कर रहे हैं। वही बात मैंने शुरू में आपको कही ना, अपना पहला मैंने शुरू में आपको यही बोला कि जो 400 पार का नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा था उसका एकमात्र मकसद था कि 300 के पार हम कैसे भी करके पहुंच जाएं और सत्ता हमारे हाथ में हो, और विपक्ष में उसमें लश्कर रह गया। अब देखिए दूसरी बात, जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर कह रहे हैं कि 400 पार के जाएंगे, तो आप जो वोटिंग परसेंटेज को आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज 400 पार वाला कहीं भी नहीं है। अगर 400 पार का होता तो वोटिंग परसेंटेज ऐतिहासिक रूप से होता। सभी जगह पर 60 से 65% वोटिंग हुई है। हाँ, आज भी देख लीजिए आप, आज भी बिहार के अंदर बहुत कम वोटिंग है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण से ही 400 पार के नहीं पहुंचाता है। बिल्कुल, लेकिन मैं यहां पर रोकना चाहूंगा योगेंद्र जी, राजस्थान को लेकर एग्जिट पोल सामने आया है। सारे एग्जिट पोल का अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो 19 से 22 सीटें बीजेपी के खाते में है। जो क्लीन स्वीप की बातें की जा रही थी, हैट्रिक की बातें की जा रही थी, 25 की 25 फिर से बीजेपी को देने की बातें की जा रही थी, उसको झटका लगाया। एक भी एग्जिट पोल ने 25 की 25 सीटें नहीं दी है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की बात करें 16 से 19 बीजेपी की है, 5 से 7 कांग्रेस की है, 1 से 2 अन्य की है। रिपब्लिक मैट्रिक्स की बात करें 22 से 24 बीजेपी है और 0 से 3 कांग्रेस की है। इंडिया टीवी की सीएनएक्स की बात करें 21 से 24 बीजेपी और 2 से 4 कांग्रेस की है। इंडिया टीवी की बात करें 21 से 24, न्यूज 18 की बात करें 18 से 23, एबीपी सी वोटर्स की बात करें 21 से 23। ओवरऑल एवरेज अगर निकाला जाए तो इन टोटल 5 सर्वे में 19 से 22 और
2 से 5 सीटें कांग्रेस की। तो क्या मानते हैं, राजस्थान में नया प्रयोग किया गया, भजनलाल शर्मा को सरकार में मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके हाथों में सत्ता की चाबी सौंपी गई, वसुंधरा राजे को किनारा किया गया, अनुभवी नेता पूर्व मुख्यमंत्री उनको यहां पर सत्ता से दूर रखकर नया प्रयोग किया गया और वसुंधरा की नाराजगी देखने को मिली, प्रचार में नहीं गई, पूरे राजस्थान में केवल एक क्षेत्र था कई मीटिंग्स में नहीं गई, बीजेपी ऑफिस हेड ऑफिस में जो तो क्या meetings मानते हैं हैं, उनमें भी योगेंद्र नहीं जी, गई। यहां पर जो बीजेपी की रणनीति है वो पूरी कारगर साबित नहीं हुई, यहां पर हैट्रिक से चूक गई है बीजेपी चला करके, क्योंकि 2 बार लगातार 25 की 25 सीटें गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, अगर कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट लूज करती है, आप 5 छोड़िए, मैं तो एक की बात कर रहा हूं, अगर एक भी सीट लूज करती है तो भारतीय जनता पार्टी की अपने आप में बहुत बड़ी पराजय है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 2 बार 25 की सीट होने जीतने के बाद में, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट होने के बाद में अगर वो सीट लूज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनके यहां पर पराजय हो कारण चुकी क्या है। मानते हैं? अब कारण उसके 2-3 हैं जी। देखिए, जो पहला कारण है वो कारण ये है कि जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां पर हुआ है जी, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स ऊपर से तय हुए हैं। कहीं भी कार्यकर्ताओं ने अगर किसी कैंडिडेट को चाहा तो उस कैंडिडेट को यहां पर टिकट नहीं मिला। मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूं, चुरू का। वहां पर देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया टिकट जी, अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी को खुद आकर के वहां कहना पड़ा कि ये कैंडिडेट मेरा है, जी, किसी और का नहीं है, इसकी हार मेरी है, जीत मेरी है, और इसको मिलने वाला हर वोट मेरा है। इसका मतलब है कि आप वोट मुझे दे रहे हैं। और पूरी तरह से ये कहने की कोशिश की गई कि जो वोट आप देंगे वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के पास जाने वाला है। योगेंद्र जी, लेकिन ये एक सीट की बात नहीं है, जैसा कि हमने कैंपेनिंग में भी देखा है, हर सीट पे इसी तरीके से प्रमोशन किया गया है कि आप वोट कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं, आप सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो पूरे देश में नैरेटिव सेट किया इसका गया। परिणाम क्या भारतीय, उसका परिणाम यह हुआ कि जब आपने नैरेटिव सेट कर दिया तो जो मूल कार्यकर्ता था, जैसे हमारे का कार्यकर्ता है या हम कहते हैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, उसको मेरी खुद बात हुई उन लोगों से, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आज जो कैंडिडेट चुना हम उसको जानते नहीं, हमसे पूछा नहीं गया। अगर हम इसके लिए वोट मांगने जाते हैं किसी के घर पर और कल ही जीत जाता है और जीतने के बाद हमसे कहेगा काम करवा दो, तो हम तो उसके घर पे जा नहीं सकते क्योंकि वो तो हमको जानता ही नहीं है। तो वो कार्यकर्ता घर जाकर के बैठ गया और उस बैठने का परिणाम हुआ जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर हर जगह गिरा है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है। नमित जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि क्या कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है पार्टी को? क्योंकि हर चीज शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर सेट कर देता है और वोट की जब अपील की जा रही है, कैंपेनिंग की जा रही है, तो वहां पर भी वोट कैंडिडेट के लिए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय वाला। तो ये यहाँ संभव है, इसीलिए ऊपर से तय होता है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता होते हैं सभी तरह के, जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है और जिसने मेहनत करी है वो देखा जाता है, न कि परिवारवाद। उस परिवारवाद को जो हमारे सांसद थे, 2-3 बार जीते हुए थे, 3 बार से जीत रहे थे, उनका भी टिकट बदला गया है, नए लोगों को मौका दिया गया है और इसमें कोई किसी में भी नाराजगी नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता नाराज नहीं था। सबने फील्ड में बिल्कुल बहुत मेहनत करी है। और यहाँ से चुनाव खत्म होने के बाद जब दूसरे राज्यों में चुनाव थे तो राजस्थान से सबसे ज्यादा प्रवासी कार्यकर्ता गए हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां पे जिस लोकसभा सीट पर राजस्थान के कार्यकर्ता नहीं थे। यहां तक कि जितने भी सांसद प्रत्याशी थे, जितने विधायक थे, जितने मंडल स्तर के कार्यकर्ता थे, वो सब भी प्रवासी बनकर वहां प्रचार प्रसार करने गए। आप देखिए, बंगाल में कम से कम भी 150 से ज्यादा कार्यकर्ता गए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल वो गए। राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से गठबंधन किया गया, आरएलपी के साथ आप चुनाव लड़े थे 2019 का, 2024 में वही आरएलपी आपके सामने मोर्चा ले रही, कांग्रेस के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, सीपीएम एक साथ होकर के चुनाव लड़ रही है। तो राजस्थान में जो रणनीति बनाई गई कांग्रेस की ओर से कि मिशन 25 को तोड़ना है, हैट्रिक किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, और क्या यह गठबंधन किया गया है, इसमें जो रणनीतिक इनकी सफलता है वो सामने नजर आ रही है। मिशन 25 आपका यहां पर अटकता हुआ नजर आ रहा है। मैं जो सर्वे देख रहा हूं, इस सर्वे में किसी में भी आपको 25 सीटें नहीं दी जा रही है। जी देखिए, आप 2014 का सर्वे उठा लीजिए, उसमें 18 से 20 सीटें दी थी। अगर सर्वे पे आप सवाल उठाओगे तो मैं 350 का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें भी सवाल उठाने का विपक्ष को है। मैं आ रहा हूं उस पर, सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं बता रहा हूं आपको कि 2019 और 2014 के चुनाव में भी कम सीटें दी थी, लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूं पूरी 25 की 25 सीटें आएगी। और जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इनकी हैट्रिक नहीं होने देंगे। देखिए, जो घर बनाता है, हम घर बनाने वाले हैं, वो घर तोड़ने वाले हैं। उनको केवल एक चीज दिख रही है,
उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम राजस्थान में जीत रहे हैं। उनका लक्ष्य हमेशा यह रहा कि हम कांग्रेस बीजेपी को 25 सीटें नहीं आने देंगे। हमारी एक भी सीट कमजोर नहीं थी, एक भी प्रत्याशी कमजोर नहीं था, और सबके सबने अच्छी मेहनत करी है। और जो 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्य किया है, जो देश को दिया है, उसके बाद मतदाताओं के मन में, देश की जनता के मन में यह था कि हमें तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करना है और पहले से ज्यादा करना है। देश को इतना कुछ दिया, उसके बाद देश की जनता ने उनके पक्ष में वोट किया है, और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। और जो 400 पार की बात कर रहे हैं हम, उसके नजदीक हम हैं। और जो 4 जून को नतीजे आएंगे, लगभग 2 से 3 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उस समय हम 400 पार के आसपास नहीं, तो फिर आप क्या मानते हैं कि जो कैंडिडेट होता है उसका कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, उसका क्षेत्र से जुड़ा हो ना हो, कार्यकर्ताओं से जुड़ा हो ना हो, सिर्फ वोट, क्योंकि हम प्रेसिडेंशियल उसमें नहीं जी रहे हैं इस वक्त, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में कैंडिडेट महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल, कैंडिडेट महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बाहर चला के कैंडिडेट कर दिया, कार्यकर्ताओं के बीच से, जो कार्यकर्ताओं की टीम है उसी के बीच से एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कार्यकर्ता होते हैं हजारों की तादाद में, किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। कैंपेनिंग में आप प्रधानमंत्री मोदी जी के आप भाषण सुनिए, उन्होंने साफ साफ ये लाइन कही है कि आपका एक एक वोट मेरे पास आएगा, मेरे लिए आपको वोट करना है। जी बिल्कुल। इस लाइन का क्या मतलब है? मेरा कैंडिडेट, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा कैंडिडेट, मैंने चुना है इनको। बिल्कुल। और योगेंद्र जी, ये इस पे भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। और ये जो एग्जिट पोल हम देख रहे हैं कि 5 से 7 के आसपास कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, तो क्या ये जो प्रयोग बीजेपी ने किया है राजस्थान में उसका नतीजा है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी हमने देखा वो भी गिरा है पिछली बार से। तो क्या इसे एग्जिट पोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर 20 सीटें भी आ रही है तो क्या भजनलाल सरकार की आप इसे नाकामी मानेंगे या फिर उनकी सफलता मानेंगे कि 20-25 सीटें वसुंधरा जी की नाराजगी के बावजूद भी भजनलाल जी अगर लाने में सफल हो गए तो क्या आलाकमान खुश होगा? देखिए, 2 बातें हमने पहले कही थी, कैंडिडेट के चुनाव और वोटिंग परसेंटेज और कार्यकर्ताओं की नाराजगी। अब 2 सवाल यहाँ फिर उठ गए। एक सवाल है कि क्या वसुंधरा की नाराजगी यहाँ पे कारगर है? तो देखिए, जिस तरीके से एपिसोड यहाँ पर मुख्यमंत्री के चुनाव का हुआ वो आपने देखा, हम सबने देखा है उस एपिसोड को जी। तो उसके बाद में कहीं न कहीं जो वसुंधरा के साथ हुआ, जो शिवराज के साथ हुआ, उसकी गांठ उनके अंदर है। और कहा जाता है कि जब इतना वरिष्ठ राजनेता होता है, नेता होता है, तो वो सामने भले ना आए, लेकिन वो जो गांठ एक पड़ गई, उस गांठ का असर वो दिखाने से चूकता नहीं है। और फिर वसुंधरा तो महारानी, आप सब जानते हैं उनका नेचर, उनका किस तरीके से बिहेवियर, और उनका होल्ड भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, उनका होल्ड भी रहा है, उनको जनता मानती है, नेता मानती है। आज भी अगर वो कहीं चले जाते हैं तो वहां पर एक अच्छी खासी भीड़ मोग वहां पर इकट्ठा होता है। तो जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये है कि हमारे नेता के साथ ठीक नहीं हुआ, अन्याय हुआ, उसका असर इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। जहां तक सवाल भजनलाल सरकार का है, तो देखिए, हर व्यक्ति ये मानता है कि भजनलाल को जब मुख्यमंत्री बनाया गया अनपेक्षित था, और पूरी तरीके से जो एक केंद्र की दादागिरी आप जिसे कह सकते हैं कि बिना किसी से पूछे औचक रूप से आप किसी का नाम घोषित कर देंगे, आपको उसको मानना पड़ेगा, वो उसका परिणाम था। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ पर हम कई बार पॉजिटिव वे में भी इसे लेते हैं कि यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व जो है वो डिसाइड कर देता है, वो हर कार्यकर्ता को मानना पड़ता है। और ये चीज हमने ड्रॉबैक कांग्रेस में देखा है कि वहां पर हर कार्यकर्ता अपनी नाराजगी ओपन में दिखा देता है और कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को झुकने पर मजबूर कर देता है। हमने राजस्थान की राजनीति में अक्सर देखा है कि शीर्ष नेतृत्व को अपने फैसले या तो इन्फ्लुएंस में आके बदलने पड़े हैं, या चेंज करने पड़े हैं, या कार्यकर्ताओं की और जो रूलिंग लोग हैं वहां पर, लीडर्स हैं, उनकी बात सुननी पड़ी है। तो इसको किस तरीके से हम देखें, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो शीर्ष नेतृत्व सब कुछ डिसाइड कर देता है, ये यहाँ पर पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? देखिए, भाजपा में आज की तारीख में कोई भी कार्यकर्ता मुखर होकर के विरोध नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के और जेपी नड्डा तक आपने इसको महसूस किया है। या ये कहा जाए योगेंद्र जी कि अगर आपने अपने स्वर मुखर किए विरोध में, तो दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। वही मैं आपको कह रहा हूं, वो इसीलिए है, इसीलिए क्योंकि आपने अगर विरोध किया तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और आज ये पीछे से हम कह सकते हैं कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन नहीं बनने के पीछे कारण एक उनका जो पिछला कार्यकाल था उसके अंदर उन्होंने नरेंद्र मोदी को कितनी अहमियत दी, नहीं दी, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अमित शाह को कितनी अहमियत दी, नहीं दी, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो यहां पर चूंकि आप मुखर नहीं हो सकते, और मुखर क्यों नहीं हो सकते, देखिए इसकी एक सीमा है। मुखर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आज वोट नरेंद्र मोदी के नाम से मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अपील करते हैं, वोट मिलता है, जीतते हैं। ये जीत का सिलसिला जब तक चालू है तब तक चालू है। कांग्रेस में यहां एक ही फर्क है
कि कांग्रेस में आज जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना मजबूत नहीं है, इतना वोट खिंचाव नहीं है कि एक अपील पर वो वोटों का भंडार लगा सके। जिस दिन नरेंद्र मोदी की अपील कमजोर पड़ने लगी, आज हम एग्जिट पोल को सही मान रहे हैं, लेकिन चूंकि राजस्थान के 2014-2019 के एग्जिट पोल पर अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सवाल उठाया, तो सवाल अगर वो उस पर उठाते हैं तो सवाल तो फिर 350 सीट पर उठ सकता है कि हो सकता है 4 तारीख को जिसे आप 350 कह रहे हैं वो 250 पर अटक जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा दिन आया कि वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना वोट खींचू नहीं रहा, तो आप देखेंगे कि यहां पर भी ठीक वैसी परिस्थिति का निर्माण होगा जैसा कि कांग्रेस के अंदर हुआ है, चाहे आप कितना भी कार्डबेस कहते हैं। यहां पर मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि भजनलाल सरकार बनने के बाद हैट्रिक नहीं बन पा रही है, 25 की 25 सीटें नहीं आ रही है। एग्जिट पोल अगर एग्जिट पोल में कन्वर्ट होते हैं तो जिस प्रकार से रूमर उड़ रहा था कि कई मंत्रियों की सीट चली जाएगी या मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, नया चेहरा आ जाएगा, वसुंधरा का वजूद कायम हो जाएगा, क्या परिदृश्य नजर आता है? अगर 19 से 20 पर बीजेपी अटक जाती है, 4 से 5 सीटें विपक्ष ले जाता है, तो राजस्थान में क्लीन स्वीप की बातें की जा रही थी, मिशन 25 की हैट्रिक की बातें की जा रही थी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो सरकार है वो अस्तित्व में एज इट इज रहेगी या फिर कोई फेरबदल देखने को मिलेगा? भजनलाल सरकार, मतलब भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं जी, फौरी तौर पर फिलहाल उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा जी, और वैसे नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना जल्दी इस बात को मुख्यमंत्री को बदल करके केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं चाहेगा कि वो एक बार फिर से इस बात को परिभाषित करे कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो अन्य नेता हैं, अन्य नेताओं के वजूद पर फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर कुलदीप मीणा है। वो तो खुद कह चुके हैं कि अगर मैं दौसा से नहीं जीता पाया कैंडिडेट को जी, तो मैं खुद रिजाइन कर दूंगा जी। तो इसी तरीके से जो बाकी नेता हैं जिनको टास्क दिया गया था कि उनके यहां से जो विधानसभा वाइज है जहां से वो जीत कर आए वहां से विजय प्राप्त होनी चाहिए। अगर वहां से विजय प्राप्त नहीं होती है तो निसंदेह उन पर गाज गिरेगी। वो गाज तुरंत गिरेगी, बाद में गिरेगी, प्रभुत्व कम करने से गिरेगी, ये पता आपको बाद में लगेगा, लेकिन असर होगा जरूर। जहां तक मुख्यमंत्री बदलने का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री इमीडिएट बदला जाएगा, लेकिन जैसा कि खुद भजनलाल शर्मा मानते हैं कि जिस तरीके से उनको सत्ता मिली है वो सत्ता एक दिन इसी तरीके से जा भी सकती है कि रात को खबर चले, सुबह हमें मालूम चले कि भजनलाल को यहां से बदल दिया गया है। मेरा मानना है कि अभी नहीं बदला जाएगा, लेकिन जब 2028 के चुनाव होंगे तब शायद उसके आसपास, जैसे गुजरात में सारे बदल दिए गए थे, इस तरीके से शायद 1 से लेकर 2 साल पहले का पीरियड हो सकता है जब यहां पर सत्ता परिवर्तन हो, मुख्यमंत्री का परिवर्तन यहां पर हो। बिल्कुल।